हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रूरल जॉब। मैं हूं आपका दोस्त रवि भूषण। हम लोग यूपी रेवेन्यू कोड पढ़ रहे हैं और यूपी रेवेन्यू कोड में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आज हम ब्रिटिश पीरियड के बारे में जानेंगे। तो प्रारंभ में अंग्रेज़ों ने उत्तर प्रदेश पर कई चरणों में कब्जा किया। कुछ को अंग्रेज़ों ने युद्ध द्वारा जीता और कुछ को संधि द्वारा प्राप्त किया। प्रारंभ में इसका प्रशासन जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी उसके अधीन रखा गया था और वहाँ बंगाल में गवर्नर जनरल का शासन था। अब हम उत्तर प्रदेश में देखेंगे कि प्रशासन के लिए अंग्रेज़ों ने क्या क्या अधिनियम लाए, क्या क्या एक्ट लाया, और दूसरा हम देखेंगे कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या क्या व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश में की। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में कि कौन कौन से एक्ट अंग्रेज़ों ने प्रशासन करने के लिए लाया। तो पहला था इसमें नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एक्ट, जो 1835 में आया। नॉर्थ वेस्टर्न जो प्रोविंसेस एक्ट था उसको पूरे उत्तर प्रदेश को दो भागों में डिवाइड किया गया। कौन सा क्षेत्र था? तो अवध का क्षेत्र था और उत्तर पश्चिम प्रांत ये आगरा का क्षेत्र था। उत्तर पश्चिम प्रांत नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस जो क्षेत्र था वो ये आगरा का क्षेत्र था। अब इसके प्रशासन के लिए अंग्रेज़ों ने दो लोगों की नियुक्ति की। पहला था अवध के क्षेत्र के लिए चीफ कमिश्नर और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस के क्षेत्र के लिए एलजी या उपराज्यपाल की नियुक्ति की। अब ये दोनों जो क्षेत्र के लिए जो दो प्रशासक जो थे, 1877 में एक एक्ट ऑफ यूनियन आया। एक्ट ऑफ यूनियन द्वारा अंग्रेज़ों ने जो ये दो प्रशासन करने वाले थे इनके दोनों पदों को मर्ज कर दिया और नाम रखा नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस का एलजी एवं अवध का चीफ कमिश्नर। मतलब ये हुआ कि ये जो दो लोग दो क्षेत्रों पे प्रशासन कर रहे थे, अब इनके पद को मर्ज करके एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया गया और उसका नाम रखा गया नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस का एलजी एवं अवध का चीफ कमिश्नर। लेकिन ये जो दो क्षेत्र थे ये दोनों अलग अलग बने रहे, इनको मर्ज नहीं किया गया। ये दो जो क्षेत्र थे, अवध का क्षेत्र और उत्तर पश्चिम प्रांत नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, ये दोनों अलग अलग क्षेत्र बने रहे। आगे चलकर अंग्रेज़ों ने 1902 में इसका नाम जो था संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध कर दिया। ये जो अलग अलग जो क्षेत्र था इसका नाम बदल दिया 1902 में और संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध कर दिया। अब 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, उस एक्ट के द्वारा इसका नाम केवल संयुक्त प्रांत कर दिया गया, यूनाइटेड प्रोविंस कर दिया गया। इसके बाद 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा और उसी दिन यानी 24 जनवरी के दिन ही उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब 24 जनवरी के दिन एक और दिवस मनाया जाता है जिसको आप कमेंट करके बताएंगे हमें। अब देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए या मालगुजारी या ये लगान वसूल करने के लिए क्या क्या व्यवस्था की। तो इसमें सबसे पहले आता है बनारस का अस्थाई बंदोबस्त। ये जो बनारस का अस्थाई बंदोबस्त है, ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जो क्षेत्र था उसमें लागू किए थे और लॉर्ड कॉर्नवालिस के आदेश पर ही बनारस में ये अस्थाई बंदोबस्त लागू करवाया गया था। बनारस प्रांत में एक अंग्रेजी रेजिडेंट थे डंकन महोदय, उन्होंने बनारस प्रांत में इसे लागू किया, इसलिए इसे डंकन बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं कि बनारस प्रांत में कौन कौन से जिले थे।
तो बनारस में बनारस था, जौनपुर था, बलिया था, गाजीपुर था, आजमगढ़ और मिर्ज़ापुर के कुछ क्षेत्र थे। इसके बाद डंकन महोदय ने क्या किया कि भूमि की पैमाइश करवाई, सर्वे करवाया और अधिकार अभिलेख यानी रिकॉर्ड्स ऑफ राइट तैयार करवाए। और क्या किया कि मालगुजारी अस्थायी रूप से निश्चित कर दी, जिसका पुनरीक्षण या रिवीजन नहीं हो सकता था। कहने का मतलब ये है कि एक बार जो मालगुजारी निश्चित कर दी गई उसके बाद उसमें कोई बदलाव संभव नहीं था अस्थायी बंदोबस्त में, ये जो बनारस प्रांत में जो था। और मालगुजारी जो थी वो लगान की आय का कितना निश्चित की गई थी, 90% निश्चित की गई थी मालगुजारी लगान की आय का। ये तो हो गया बनारस का बंदोबस्त या डंकन बंदोबस्त। अब आगे हम महलवाड़ी प्रणाली के बारे में देखते हैं। महलवाड़ी प्रणाली क्या है कि अंग्रेजों ने गांव को या उसके आसपास के क्षेत्र को एक महल माना और गांव का जो मुखिया था उसे लंबरदार कहा। गांव या गांव के आसपास के क्षेत्र को महल मानकर और जो मुखिया होता था उसे लंबरदार माना। इसी व्यवस्था पर इसका नाम महलवाड़ी पड़ा और इसको होल्ड मैकेंजी ने 1819 में लागू किया था, या इसके ये जन्मदाता है महलवाड़ी प्रणाली के। अवध के नवाब से जो 7 जिले थे उसको 1801 में अंग्रेज़ों ने प्राप्त किया था और उसमें ये महलवाड़ी प्रणाली लागू की थी 1819 में। इसमें क्या था कि भू राजस्व का निर्धारण 20 या 30 वर्षों के लिए किया जाता था। कितना? 20 या 30 वर्षों के लिए भू राजस्व का निर्धारण किया जाता था। और बंदोबस्त जो था वो गांव के साथ किया गया, न कि भूस्वामियों के साथ। जो किसान था या जो कृषक था उसके साथ बंदोबस्त न करके गांव के साथ बंदोबस्त किया गया था। और राजस्व जो वसूल करने की जिम्मेदारी थी वो लंबरदार पर थी। लंबरदार राजस्व वसूलता था और ब्रिटिश को देता था। अब राजस्व का निर्धारण किस आधार पर किया जाता था? तो राजस्व का निर्धारण भूमि की उपज और उसका क्षेत्रफल और कौन सी फसल उगाई जा रही है इस आधार पर किया जाता था। भूमि का क्षेत्रफल और उसका उपज, भूमि की उपज और क्षेत्रफल और कौन सी फसल उगाई जा रही है इस आधार पर किया जाता था। ये हो गया महलवाड़ी प्रणाली। अब हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने जो तीसरी व्यवस्था उत्तर प्रदेश में लाई उसका नाम है तालुकदारी व्यवस्था। बेसिकली जो तालुकदारी व्यवस्था है वो जमींदारी व्यवस्था पर ही आधारित है। तालुक का अर्थ होता है अधीन और दार का अर्थ होता है व्यक्ति, यानी तालुकदार का अर्थ हुआ अधीन व्यक्ति। अंग्रेजों के अधीन जो व्यक्ति था उसे क्या कहा गया? तालुकदार कहा गया। ये लोग जमींदार ही थे। अब इस अवध की तालुकदारी जो व्यवस्था थी इसमें सरकार ने, या ये कहें कि अंग्रेज़ों ने प्रारंभ में इनके साथ 30 वर्षों के लिए समझौता किया। और जब 1857 की क्रांति हुई उसमें इन तालुकदारों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। इससे अंग्रेज बहुत ही खुश हुए और उनको एक सर्टिफिकेट दिया या सनद दिया। और ये जो तालुकदारी व्यवस्था थी उस व्यवस्था में इनके अधिकार को क्या कर दिया? वंशानुगत कर दिया। और एक शर्त ये लगा दी कि आप जब तक हमारे वफादार बने रहेंगे तब तक आपके ये अधिकार वंशानुगत चलते रहेंगे। अब देखते हैं कि इसमें अंग्रेज़ों ने कितना लगान लिया। तो लगान से होने वाली आय का 50% हिस्सा तालुकदार किसको, सरकार को या अंग्रेज को देते थे। 50% हिस्सा लगान से होने वाली आय का। तो ये हो गई हमारी तालुकदारी व्यवस्था। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में आफ्टर इंडिपेंडेंट पे चर्चा करेंगे, यानी स्वतंत्रता के बाद या उसके आसपास के समय में क्या व्यवस्था थी भूमि से संबंधित, उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।